हेलो दोस्तों, अगर आप किसी डिस्टेंस प्रोग्राम में एडमिशन लिए हुए हैं तो उसका असाइनमेंट कैसे लिखना है, इसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्टेंस कोर्सेज के लिए असाइनमेंट कैसे लिखना है, उसको लिखते समय जाने अनजाने में कौन सी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं और उन गलतियों से कैसे बचना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप असाइनमेंट पेपर को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद से ध्यान से चेक करिए कि ये वही असाइनमेंट पेपर है ना जिस सेशन का आपको लिखना है। होता यह है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नए पुराने सारे असाइनमेंट पड़े रहते हैं, तो गलती से आप किसी और सेशन का असाइनमेंट ना हल करें। अगर आपने किसी और सेशन का असाइनमेंट पेपर हल करके भेज दिया या जमा किया तो फिर उसके रिजेक्ट होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता, वो सीधे रिजेक्ट ही होगा। तो आप उसी सेशन का असाइनमेंट हल करेंगे जिसका आपको करना है, गलती से भी किसी और सेशन का पेपर आप हल नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये चेक करिए कि आप उसी कोर्स कोड का तो असाइनमेंट हल कर रहे हैं ना जिस कोर्स कोड को आपने चुना है। ये भी कई बार होता है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर यानी प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर में कई सारे कोर्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो जो आपने सेलेक्ट किया है अपने पढ़ने के लिए, आप सिर्फ उसी कोर्स कोड का असाइनमेंट हल करेंगे। किसी और कोर्स कोड का असाइनमेंट हल मत कीजिए। किसी और कोर्स कोड का असाइनमेंट अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो भी रिजेक्ट ही होगा। तो इसलिए इन दो बातों को खास तौर से मिला लीजिए कि असाइनमेंट पेपर उसी सेशन का है जिसका आपको सॉल्व करना है और आप वही कोर्स कोड सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपने एडमिशन लिया हुआ है। इसके बाद से बाकी भी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से आप पढ़ लीजिए और उनको फॉलो करना है आपको। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप नकल करने से बचेंगे। अगर असाइनमेंट को इवेल्युएट करने वाले को कहीं ऐसा लगा कि आपने किसी और स्टूडेंट का या कहीं से अपने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट किया है तो फिर वो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर सकते हैं। इग्नू ने ये इंस्ट्रक्शन अपने कई असाइनमेंट पेपर में लिखा है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि आपने असाइनमेंट को नकल किया है तो असाइनमेंट आपका अस्वीकृत किया जा सकता है। तो इस बात को जो है आप ख्याल रखिएगा कि सीधे सीधे कॉपी पेस्ट ना करिए, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। आमतौर से वैसे रिजेक्ट होता नहीं है, मगर फिर भी अगर इंस्ट्रक्शन है तो हम फॉलो करेंगे। आप कहीं से भी सामग्री को पढ़िए लेकिन अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद से आप दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि असाइनमेंट को अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। ये एक अच्छी बात होती है कि असाइनमेंट अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। हाँ, ये है कि इवेल्युएट करने वाला तो नहीं जानता कि आपकी हैंड राइटिंग क्या है, तो इसलिए बहुत लोग किसी से भी लिखवा के दे देते हैं। मगर अच्छी बात यही है कि आप उसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। असाइनमेंट टाइप किया हुआ नहीं चलता, यानी आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही देना होता है। आप अगर टाइप करके असाइनमेंट देंगे तो वो सीधे रिजेक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब आगे चलते हैं, कुछ उन चीज़ों पे भी बात करेंगे जिसकी वजह से असाइनमेंट भले रिजेक्ट ना हो मगर मार्क्स कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि असाइनमेंट को तैयार करते समय दो ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम तैयार करते हैं अपने हाथों से। पहला तो फ्रंट पेज, जिसको फर्स्ट पेज या कवर पेज भी बहुत लोग कहते हैं। ये वो पेज होता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स को लिखा गया होता है, भरा गया होता है, और जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उसके भी सारी डिटेल्स को लिखा गया होता है। यानी कौन से कोर्स कोड का असाइनमेंट है, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से ईयर में है, आप जमा करने वाले का नाम क्या है, बहुत कुछ। तो ये सबसे ऊपर का पेज होता है और इस पर बहुत सारी डिटेल्स आपकी लिखी गई होती है। तो एक तो ये तैयार करते हैं आप अपने हाथ से, और दूसरा वो आंसर शीट जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन के जवाब लिखे होते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको आप अपने हाथों से तैयार करते हैं असाइनमेंट लिखते टाइम। तो इन दोनों के लिए ही हम बारी बारी से देखेंगे कि इनको कैसे तैयार करना है और इनमें क्या क्या गलतियां होती रहती हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं फ्रंट पेज पे कि इसको भरते समय क्या क्या गलतियां होती हैं और इससे कैसे बचना है। सबसे पहली चीज का आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जो फ्रंट पेज चुन रहे हैं कहीं वो बहुत ज़्यादा सजावटी तो नहीं। तो सजावटी फ्रंट पेज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं माना जाता है। सजावटी मीन्स इस तरह का फ्रंट पेज जो बहुत सारा रंग बिरंगा हो या फूल पत्तियों से सजा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है। तो इस तरह के फ्रंट पेज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। सिंपल फ्रंट पेज का इस्तेमाल करिए ताकि उसका एक प्रोफेशनल लुक जो है वो बना रहे। इस सिलसिले में BMOU राजस्थान और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू, इन दोनों के ही फ्रंट पेज को डाउनलोड करने और भरने का तरीका
बताने वाला वीडियो भी हमारे इस चैनल पे है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। इसके बाद से दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि फ्रंट पेज आप किस रंग के पेन से भर रहे हैं। तो आपको जो कलर अलाउ है वो एक नीला कलर है, आप नीले रंग से भर सकते हैं, काले रंग से भर सकते हैं, या फिर रेयर केस में आप गहरा बैंगनी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका शेड भी लगभग नीले जैसा होता है। तो ये डार्क अगर पर्पल कलर है आपके पास तो ये भी चल जाएगा, लेकिन इसके सिवा आप किसी और रंग का इस्तेमाल मत कीजिए। रंग बिरंगे किस्म के जो फ्रंट पेज हैं वो ठीक नहीं माने जाते। कोई और स्याही आपको नहीं इस्तेमाल करनी है, किसी भी और रंग की स्याही का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी जो फ्रंट पेज है ऐसा ना हो कि आपने कई रंगों से उसको सजा दिया। तो नीला, काला और गहरा बैंगनी ये रंग आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद से आप अगली चीज़ को जो बहुत ध्यान से करेंगे अपने फ्रंट पेज पे, आप देखिए कि आपने अपना एनरोलमेंट नंबर या स्कॉलर नंबर सही ढंग से लिखा हो। इसको बिल्कुल सही ढंग से लिखिए, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर या स्कॉलर नंबर ही स्टूडेंट की पहचान होती है। एनरोलमेंट नंबर वो नंबर है जो आपको एडमिशन कंफर्म होने के साथ मिलता है। VMOU राजस्थान में स्कॉलर नंबर मिलता है, तो ये यूनिक नंबर है जो हर स्टूडेंट का अपना होता है और इसी से ही यूनिवर्सिटी आपको आइडेंटिफाई करती है। तो आप इसको गलत नहीं भरेंगे, बिल्कुल सही ढंग से लिखिए। अब सुनने में ये बात आसान लगती है, मगर इतनी भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर है 01234, लेकिन घसीट के लिखने से आपने उसे कुछ ऐसा लिख दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 0 है वो 6 की तरह हो गया, 6 की तरह। तो अब कोई गलती से इसे 61234 पढ़ सकता है। एक और गलती हो सकती है, यहां देखिए 01234 लिखा गया है, लेकिन ये जो 1 के आगे थोड़ी सी नोक निकली होती है ये कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई है और बहुत संभावना है कि इसे कोई 07234 पढ़ ले। तो इस तरह से गलतियां हो सकती हैं लिखने में। तो आपको बहुत सावधानी से सारे अंकों को लिखना है ताकि किसी भी डिजिट को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसके बाद से आप अपने असाइनमेंट का कोर्स कोड भी बहुत ध्यान से लिखेंगे। इसमें किस तरह से गलतियां होती हैं वो भी हम आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। मान लीजिए आप जिस सब्जेक्ट के लिए असाइनमेंट लिख रहे हैं उसके कोर्स कोड में MHD ये शब्द है, लेकिन जल्दबाजी में लिखने के कारण आपने MHD को ऐसे लिखा। अब पढ़ने वाले को हो सकता है कि इस बात का भ्रम हो जाए कि ये D है या O है। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए जो कोर्स कोड है उसमें है MHI। अब इसको भी जल्दबाजी में लिखने के कारण, लापरवाही से लिखने के कारण ये कुछ ऐसा हो गया। MH और I में ये जो ऊपर की लकीर है ये कुछ ज़्यादा हो गई, तो अब ये MHT कोई पढ़ सकता है इसको। तो इस तरह की चूक हो सकती है, इसलिए आप बहुत ध्यान से असाइनमेंट का कोर्स कोड लिखेंगे, आराम आराम से और बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से। इसके बाद से आप ये भी चेक करिए कि आपका नाम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर और भी जो बहुत सारी जानकारियां फ्रंट पेज पे होती हैं वो साफ साफ और सही ढंग से लिखी गई हैं। तो उनको साफ साफ और सही ढंग से लिखिए। इसके बाद से आपका जो अगला पोर्शन आता है वो है असाइनमेंट का आंसर शीट, जो आप असाइनमेंट के पेपर का जवाब देते हुए लिखते हैं। तो उसमें कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं और क्या क्या सावधानी रखनी है इसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले आंसर लिखना शुरू करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान देंगे। पहली चीज़ जो बिल्कुल आपको करनी है, आपने जो पेपर लिया हुआ है असाइनमेंट का आंसर लिखने के लिए, उसका जो कागज हो वो बहुत पतला ना हो, ये देख लेना है। बहुत पतला कागज आप नहीं यूज़ करेंगे, उस पर क्या होता है कि पेन आप चलाते हैं तो दूसरी तरफ बहुत बुरी तरह से वो उग जाता है। फिर जब आप दूसरी तरफ से लिखेंगे तो वो दोनों तरफ ही जो है बहुत गंदा सा हो जाता है। इसलिए आप बहुत महीन कागज मत लीजिए, कागज थोड़ा मोटा हो, ठीक ठाक हो। इसके बाद से दूसरी चीज, कागज रंग बिरंगा ना हो या डिजाइन वाला ना हो, सिंपल कागज लीजिए आप। तीसरी चीज ये कि ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करें, बस यही आपके यूज करने के लिए होता है और किसी तरह की स्याही स्टूडेंट को नहीं यूज करनी चाहिए। तो आप किसी और रंग का यूज नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद से जो आपने पेपर लिया है उस पर आप हाशिया खींच लेंगे। हाशिया जिसको मार्जिन कहा जाता है, अंग्रेजी में मार्जिन। तो मार्जिन लाइन आप बना लेंगे। मार्जिन लाइन कैसे बनाएं उसको भी ध्यान से देख लीजिए। मार्जिन लाइन को पहले समझते हैं। ये A4 साइज का प्लेन पेपर है और इस पे आप देख रहे होंगे कि इसके चारों किनारों पर एक एक लाइन खींची हुई है। जैसे ये नीचे लाइन खींची हुई है, राइट साइड में ये लाइन है, लेफ्ट साइड में ये लाइन है और ऊपर ये लाइन है। तो ये जो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस खींची हुई हैं इनको ही हम मार्जिन लाइन कहते हैं।
असाइनमेंट लिखने से पहले पेपर पे ये मार्जिन लाइन खींच लेना ठीक रहता है, ज़रूरी है। अब इन मार्जिन लाइन के बीच में ये जो स्पेस बच गया है ये हमारे लिखने के लिए होता है। इसके बाहर हम नहीं जाएंगे लिखने के लिए, यानी ये जो मार्जिन लाइन के किनारे किनारे वाले हिस्से हैं इनमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जो बीच में जगह है यही हमारे लिखने के लिए है। तो अगर आप A4 साइज का पेपर ले रहे हैं तो मार्जिन लाइन कितनी दूरी पे खींचे ये एक सवाल है। यानी इस किनारे से ये लाइन कितनी दूरी पर है, इस किनारे से ये लाइन कितनी दूरी पर है, इस किनारे से ये लाइन कितनी दूरी पर है और इस किनारे से ये लाइन कितनी दूरी पर है। तो इसके खींचने के लिए अगर आपके असाइनमेंट पेपर में कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप उसी को फॉलो करें। जितनी दूरी पर उसमें खींचने के लिए कहा गया है उतनी ही दूरी पर खींचें। अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप हमारा सजेशन ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप इस किनारे से इस वाले मार्जिन लाइन के बीच में लगभग 4 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हैं। राइट साइड में आप इस किनारे से इस मार्जिन लाइन के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप रख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और नीचे भी यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर का गैप आप रख सकते हैं। अगर ये आपको झंझट भरा लग रहा है तो हर तरफ 3-3 सेंटीमीटर का गैप रख लीजिए। अगर आपके पास A4 साइज का पेपर नहीं है, अगर आप रूल्ड वाला पेपर यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी जो है ऊपर और ये लेफ्ट साइड में मार्जिन लाइन होती है, नीचे भी है, तो बस आपको एक तरफ खींचना होता है। अगर आप वाले में इधर भी नहीं है तो इधर खींच लीजिए, इधर भी खींच लीजिए। यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो पेपर है रूल्ड वाला ये A4 से थोड़ा सा छोटे साइज का होता है, इसलिए इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा दूरी पे ना खींचिए, वरना बहुत सारा पेपर मार्जिन में ही निकल जाएगा और बीच में लिखने की जगह कम बचेगी। तो ये हमारा सजेशन है कि इस किनारे से आप यहाँ तक 1.5 या 2 सेंटीमीटर के आसपास मार्जिन रख सकते हैं। ज़्यादा मार्जिन रखने से बहुत सारा पेपर आपका मार्जिन में वेस्ट हो जाएगा, इससे लिखने की जगह कम बचती है और असाइनमेंट इवेल्युएट करने वाले को ऐसा लगता है कि आपने पन्नों की संख्या ज़्यादा गिनाने के लिए बहुत सारा पन्ना मार्जिन में निकाल दिया, तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो ऐसा ना हो इसलिए छोटे साइज का पेपर है तो बहुत कम मार्जिन रखें, हाँ, लेकिन मार्जिन खींच जरूर लें। मार्जिन लाइन बना लेने के बाद से आप अगला काम ये करेंगे कि असाइनमेंट के क्वेश्चंस पे जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं वो ध्यान से पढ़ लेंगे। यानी किसका आंसर कितना लंबा लिखना है, किसका आंसर कितना छोटा लिखना है, कैसे लिखना है, वो ऊपर लिखा होता है, कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, वो सब। तो आप उसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आंसर को लिखने से पहले एक बार उसका रफ फॉर्मेट आप ड्राफ्ट कर लें। यानी रफली आप ये हिसाब किताब बना लें कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से लॉजिक, कौन कौन सी जानकारियाँ असाइनमेंट में डालनी है। जो भी आप तथ्य और जानकारियाँ उसमें शामिल करना चाह रहे हैं उसे आप रिलायबल रिसोर्सेज से एक बार वेरीफाई करके देख लें कि वो सही हैं। इसके बाद से जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो ये कि असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन में जितने सवालों का जवाब देने को कहा गया है आप उतने का ही जवाब देंगे। यानी अगर ऐसे कहा है उसने कि किन्हीं 5 का आंसर कीजिए तो आप 5 का ही करेंगे, 5 से कम का नहीं करेंगे, 5 से ज़्यादा का नहीं करेंगे। ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, मेहनत वेस्ट जाती है। कम लिखेंगे तो बेवजह नंबर कटेंगे, क्योंकि जो सवाल आपने छोड़ दिया उसके मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि उसने जितने सवालों को अटेम्प्ट करने को कहा है आप उतने ही सवालों को अटेम्प्ट करेंगे। जो पूछा गया है उसी का जवाब दीजिए। इधर उधर की बातों को नहीं लिखना है, विषय से नहीं भटकना है। अगर आप इसमें इधर उधर की बातों को लिखेंगे तो असाइनमेंट चेक करने वाले पे इसका अच्छा असर नहीं आता, वो आपके नंबर कम कर सकता है। अगली बात ये कि बेकार की बातों को उसमें शामिल मत कीजिए। यानी आप लिख तो रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में, लेकिन उस टॉपिक के बारे में ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं जो सवाल ने पूछा नहीं, तो ये भी आपके नंबर को कम करा सकता है। तो बेकार की बातों को मत शामिल करिए। टू द पॉइंट लिखना जिसको कहा जाता है वैसे लिखिए। इसमें आप अपनी भाषा को आसान रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे। यानी वाक्य की रचना ऐसी हो कि जो आराम से समझ में आए। बहुत लंबे लंबे वाक्य, बहुत जटिल वाक्य, इससे कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, उल्टे आपके नंबर कट सकते हैं। साफ सुथरा लिखिए, काट पीट ना हो। काट पीट से जो है कॉपी गंदी दिखती है और फिर उससे भी नंबर घट जाते हैं। व्याकरण और वर्तनी की गलतियों से आपको खास तौर से बचना है, क्योंकि ये बहुत खराब लगता है कि आप यूजी में हैं, पीजी में हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी में हैं, एमएससी में हैं, एमए कर रहे हैं और आपसे शब्दों को लिखने में गलतियां हो रही हैं। तो ये एक निगेटिव इफेक्ट डालता है। तो इससे बहुत 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 आपको बचना है। यानी शब्दों को ठीक ढंग से लिखिए,
हिंदी में लिख रहे हैं तो उनकी मात्राएं, अक्षरों की जांच कीजिए, अंग्रेजी में भी स्पेलिंग्स चेक कीजिए, वो सही सही होनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही बात का बार बार दोहराव ना हो रहा हो, इससे पढ़ने वाला उकता जाएगा और वो बोर होगा। बोर होने का मतलब है कि नंबर आपके घट सकते हैं। तो एक ही बात को बार बार दोहराने से आप बचिए। आप जो कुछ भी लिखें उसमें तार्किक ढंग से लिखें, लॉजिकली। ये खास तौर से वहां और जरूरी हो जाता है जहां आपसे आपकी राय मांगी जाती है या किसी मुद्दे पे आपके विचार को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे सवालों में आप जो भी विचार लिखें, जो चीजें भी आप डालें, वो बहुत लॉजिकल होनी चाहिए। जहां जहां जरूरत पड़े आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए, इससे जो है आपका आंसर ज्यादा सुंदर बनता है, यानी वो एक रियल की दुनिया से कनेक्ट होता दिखाई देता है। तो जहां पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ एग्जाम्पल डाला जा सकता है, एग्जाम्पल जरूर डालिए। हाँ, ये ख्याल रखिए कि एग्जाम्पल बहुत लंबा ना हो, यानी ऐसा ना हो कि आप असाइनमेंट लिख रहे हैं, एक पन्ने का एग्जाम्पल ही है। तो असाइनमेंट में एग्जाम्पल का आना अच्छी बात है, मगर वो जल्दी से उसकी बात खत्म हो जाए। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी आंसर लिखना शुरू करने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर उसके ऊपर जरूर डाल दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर उसको ध्यान से कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं और सही सही उसको ऊपर लिख दीजिए। यहाँ ये भी एक सवाल आता है कि क्या क्वेश्चंस को भी नोट करना जरूरी है, यानी जो सवाल पूछा गया असाइनमेंट पेपर में क्या उसको ऊपर लिखना जरूरी है या सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दें तो काम चल जाएगा। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन है कैसा। अगर क्वेश्चन छोटा सा है तो आप तो लिख ही सकते हैं, जैसे उसमें बहुत आसान सी बात कोई पूछ दी गई है कि फला जो बुक है उसके लेखक कौन है, तो ये एक लाइन का सवाल है, आप लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी का पेपर है और पूरा का पूरा पैराग्राफ डाल के आपसे कह रखा है कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करिए, तो अब ये बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये अच्छा नहीं माना जाता कि आप पूरा का पूरा लिखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर डाल देना जो है ये काफी रहता है। तो कोई एक ही पैटर्न फॉलो करिएगा, यानी अगर आप क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को नोट करिएगा फिर आंसर लिखिएगा। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखना शुरू कर दे रहे हैं तो पूरे असाइनमेंट में यही पैटर्न चलाइएगा कि सारे जो आंसर हैं उसके ऊपर उसका क्वेश्चन नंबर हो। तो क्वेश्चन नंबर होना तो एकदम कंपलसरी है। इसके बाद से आपको यह ध्यान रखना है कि आप जवाब लिखते चलेंगे और पन्नों पे पेज नंबर जरूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में फिर आप ही को भूल जाएगा कि कौन सा पेज पहले है कौन सा पेज बाद में है, आंसर किस सीक्वेंस में है। तो अच्छा है कि जैसे ही पेज पे आपने लिखना शुरू किया उसका पेज नंबर मार्क कर दीजिए। ये पहला पेज है वो भर गया, जैसे ही दूसरे पे गए दूसरा आपने नोट कर दिया, फिर आपने तीसरा पेज उठाया, फिर तीसरा पेज उसको लिखते गए और फिर वहीं पे मार्क कर दिया कि ये पेज नंबर 3 है। तो पेज नंबर जरूर अपने पेज पे लिखते जाइए, इससे बाद में आपको असाइनमेंट के पेज को अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद से आपको शब्द सीमा का बहुत ध्यान रखना है। ये एक बहुत ज़रूरी पोर्शन है, क्योंकि असाइनमेंट को आप मनमाने लेंथ से नहीं लिख सकते। आप किसी भी सवाल को अपने हिसाब से लंबा नहीं कर सकते या छोटा नहीं कर सकते। असाइनमेंट में मेंशन होता है कि किस सवाल को आप कितने शब्दों में ख़त्म करेंगे। अब इसमें सोचने की बात यह है कि अगर किसी सवाल को कहा गया है कि 100 शब्द में लिखिए, तो चेक करने वाला तो बैठ के गिनता नहीं, 100 शब्द कोई नहीं गिनता। हाँ, मगर उसका एक अनुमान जरूर होता है। सब जानते हैं 100 शब्द का आंसर है तो वो 2-3 लाइन में तो खत्म हो नहीं सकता, तो वो उसका एक अंदाजा होता है कि कम से कम यहां से यहां तक तो जरूर जाएगा, तो उतना होता हुआ तो जरूर दिखे। इसमें यह भी सवाल है कि क्या शब्द सीमा को तोड़ दें अगर तो नंबर पे असर पड़ता है। तो देखिए, आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप से 100 शब्द कहा गया है आपने 120-125 लिख दिया तो नंबर कटे। हाँ, लेकिन इस लेंथ को बहुत ज्यादा मत खींचिए। ये नहीं उसने 100 कहा है तो आपने 250 लिख दिया, तो ये एक निगेटिव इफेक्ट डालेगा। अगर आप शब्द सीमा को थोड़ा बहुत तोड़ देते हैं तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं आती। तो शब्द सीमा को बिल्कुल आप ध्यान में रख के करेंगे। अगर किसी सवाल में कहा जा रहा है कि 250 शब्द लिखिए, तो आप जो है उसी के आसपास रहिए, यानी 250 से 300 के बीच में आपके शब्द हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरत से कम शब्द लिखना, ये उसमें जो है कोई ऐसा खास निगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा, बशर्ते आप जरूरत से बहुत कम ना लिख दें। उसने 250 का आपने 150 में निपटा दिया तो वो देख के ही अंदाजा हो जाता है कि आपने कम लिखा है। तो इस तरह से ना हो, आप जो भी शब्द सीमा है उसका ख्याल रखते हुए आंसर लिखेंगे। इसके बाद से आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप असाइनमेंट में आंसर्स लिखते हुए कौन से पेन का इस्तेमाल करेंगे। तो
आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि हेडिंग लगाते हुए या कोटेशंस लिखते हुए आप ब्लैक पेन से लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हेडिंग और कोटेशन से क्या मतलब है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। हेडिंग तो आप जानते ही हैं कि कोई बात मेंशन करनी हो तो वो हेडिंग लगा के और फिर उसके बारे में नीचे लिखा जाता है। कोटेशन उसको कहते हैं जब हम किसी दूसरे की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में लिखते हैं, यानी हम अपनी तरफ से शब्दों को घटाते बढ़ाते नहीं है, जैसा उसने कहा था उसी तरह से हूबहू लिख देते हैं। आमतौर से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। तो इस तरह से कोटेशंस अगर कहीं लिखना हो तो आप इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लगाएंगे। फिलहाल हमने एक एग्जाम्पल भी आपके लिए लगा दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो एक हेडिंग लगाई गई है, अनुवाद और ट्रांसलेशन शब्दों का कोशगत अर्थ। तो अब इस हेडिंग को काले पेन से लिखा गया है। फिर नीचे देखिए लिखा है चिंतामणि कोश में अनुवाद शब्द का अर्थ है प्राप्त से पुनः कथने। अब ये कोटेशन है, यानी किसी की कही गई बात को हूबहू उठा के रखा गया है। चिंतामणि कोश की बात को हूबहू यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये डबल इन्वर्टेड कामा में है और इसके बाद से ये ब्लैक पेन से है। इसी तरह से नीचे देखिए कि वेबस्टर डिक्शनरी में कोई ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन दी गई है उसको कोट किया गया है, तो वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में है और ये फिर पूरा ब्लैक से है। इसी तरह से कई बार विद्वानों के कथन को भी कोट करना होता है, जैसे अरस्तु ने ऐसा कहा था, कहीं मान लीजिए आपको लिखना हो, तो अब अरस्तु ने जो कहा था उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके और ब्लैक पेन से लिख दीजिए। इसी तरह से किसी कवि की कोई कविता आप लिख रहे हैं, कोई दोहा लिख रहे हैं कि जैसे ये दोहा कबीर का है, उन्होंने एक दोहे में यूं कहा है, तो उस दोहे को फिर ब्लैक पेन से लिखिए। तो कहने का मतलब ये कि आप हेडिंग लगाइए या फिर उद्धरण या कोटेशंस को ब्लैक पेन से लिखिए। इसके अलावा अगर आप किसी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ब्लैक पेन से कीजिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये किसी असाइनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखने वाले को लगा कि ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसने इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया ब्लैक पेन से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग अंडरलाइन नहीं करते, इस पूरे ही लाइन को जो उनको इंपॉर्टेंट लगता है ब्लैक से लिख देते हैं, तो वो तरीका भी ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आप ब्लैक पेन को यूज़ कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए आप नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो भी कंटेंट है आप नीले रंग से उसको लिखेंगे। फिर आप एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक आंसर अगर पूरा हो जा रहा है तो कुछ लाइन का गैप छोड़िए और तब अगला आंसर लिखना शुरू करिए। इस बात को समझते हैं। आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को किस तरह से लिखा गया है, फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, फिर उसका आंसर है, फिर कोई लाइन नहीं। असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस को कंपलसरी किया गया है, जब आप सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लें तो एक बार अंतिम रूप से इन चीज़ों को ज़रूर मिला लें। पहली चीज़, जितने सवाल कंपलसरी किए गए हैं किसी का जवाब लिखना छूटा तो नहीं है। एक बार देख लीजिए कि असाइनमेंट में जितने सवालों को करने को कहा गया है सबके जवाब आपने लिख तो लिए हैं। उसके बाद से आप ये चेक करिए कि हर एक आंसर के ऊपर जो आपने क्वेश्चन नंबर डाला है वो ठीक ठीक डाला है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर किसी और क्वेश्चन का आ गया हो और आंसर किसी और का हो, तो ये एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद से ये भी देख लीजिए कि आपने जो अपने आंसर्स लिखे हैं उनके पन्नों को आपने सही क्रम में लगा लिया है कि नहीं, यानी जो पेज हैं वो ठीक से सीक्वेंस में लगे हो। सारे आंसर को पढ़ के एक बार उनकी वर्तनी की गलतियों को देख लीजिए, यानी कहीं कोई शब्द छूट गया हो या गलत ढंग से लिख गया हो, तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपने उन गलतियों को देख लिया और सुधार लिया है या नहीं। सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हाईलाइट हो गई हैं कि नहीं, यानी कहीं ऐसा कि कोई महत्वपूर्ण बात है मगर हाईलाइट करने से रह गया हो तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए। आपने जो फ्रंट पेज है उसको सही से भर लिया है या नहीं, एक बार ये भी देख लीजिए। और इन सब चीज़ों की जांच अंतिम रूप से कर लेने के बाद यूनिवर्सिटी का जो असाइनमेंट का पेपर आपने डाउनलोड किया था उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और प्रिंट आउट आप जब ले लें तो फ्रंट पेज भी आपके पास पहले से है और आंसर शीट जो आपने तैयार किया लिख के वो भी पहले से है। तो हम बता दे रहे हैं कि इन चीज़ों को किस सीक्वेंस में आपको लगाना है। सबसे ऊपर फ्रंट पेज को रखिए, उसके नीचे जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, यानी यूनिवर्सिटी का जो PDF आपने डाउनलोड किया था जिसमें क्वेश्चंस हैं, तो जिस भी कोर्स कोड का असाइनमेंट लिख रहे हैं सिर्फ उस कोर्स कोड का क्वेश्चन पेपर फ्रंट पेज के नीचे लगाइए और फिर इसके नीचे जो है आपका हैंड रिटन आंसर शीट होगा। तो ये सीक्वेंस है।
वैसे हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो किस सीक्वेंस में लगाना है सारी चीज़ों को और फाइल कैसे तैयार करनी है, इसको लाइव डेमो दिखाते हुए आपके लिए एक वीडियो बना दें। फिलहाल हम यहाँ पे जो है बातें मेंशन कर दे रहे हैं कि सबसे ऊपर आप फ्रंट पेज को रखेंगे, उसके नीचे असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर है, यानी जिस भी कोर्स कोड के लिए आपने आंसर शीट तैयार किया है उस कोर्स कोड का क्वेश्चन पेपर, और फिर आंसर शीट सबसे नीचे। तो ये इस सीक्वेंस में आप लगाएंगे, आपका असाइनमेंट अब तैयार हो चुका है। हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर एक कोर्स कोड के लिए एक असाइनमेंट बनेगा और ये सारी प्रक्रिया आपको सबके लिए करनी होगी। यानी हर कोर्स कोड के लिए आपको आंसर शीट लिखनी होगी, फ्रंट पेज सबके लिए एक एक चाहिए और सबके क्वेश्चन पेपर आपको लगाने होंगे। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। लगभग सारी ज़रूरी बातें हमने वैसे समेट दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भ्रम है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको भी आंसर करते हुए एक वीडियो बना दिया जाए। तो वीडियो को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।